Hello everyone. So let's start with the daily analysis of the Hindu newspaper dated 4th of January. So the first news, I must tell you, in today's newspaper there are a lot of news which are important from an examination point of view. So we'll try and understand all these news from our examination point of view कि क्या-क्या important हो सकती है, उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. So the first news is, this is basically a legal update, right? No need for extra curbs on free speech of ministers said by Supreme Court. सो हमने कल भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक 4:1 की एक रूलिंग यहाँ पर सुनाई थी, जहाँ पे किसके खिलाफ किसके बारे में, दैट इज ये डीमोनेटाइजेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था. 4:1 का जजमेंट था. और कल भी हमने देखा था जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जिस तरीके से प्रोसेस जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत था, बट कहीं ना कहीं इंटेंशन सरकार का यहाँ पर गलत नहीं था. अब यहाँ पे एक और लीगल अपडेट आया. ये लीगल अपडेट बात करता है फ्री स्पीच की. इसकी शुरुआत कहाँ से होती है या इसका कंटेक्स्ट थोड़ा समझते हैं. बेसिकली हुआ क्या, आजम खान जो है, जो समाजवादी पार्टी के फॉर्मर एमएलए है, अभी तो जेल में है बिकॉज कुछ काफ़ी सारे केसेस में वो इन्वॉल्व थे, तो इस वजह से उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस यहाँ पर लगे, तो जेल में बंद है. तो उन्होंने क्या किया था, 2016 में एक जो रेप विक्टिम थी उनकी मदर पे आपत्तिजनक टिप्पणी यहाँ पर कर दी थी. तो उसके बाद जो समाजवादी पार्टी है उनके ऊपर भी काफ़ी एलिगेशन थे कि आप वो, क्योंकि उस समय वो मिनिस्टर थे उनकी सरकार में, तो क्या उनके द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाना सही था. तो काफ़ी सारी चीज़ें थी. अब यहाँ पे क्या किया गया, फिर से यहाँ पे इस पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी 5 जजेस की. उसमें फिर से जैसे कल हमने देखा था 4:1 का जजमेंट आया था, आज फिर वैसा ही हमने कल देखा कि 4:1 का जजमेंट आया. और यहाँ पे बात की गई फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स. दैट मीन्स कि अगर कोई मिनिस्टर है, फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट है, उनके कोई मिनिस्टर है, वो कोई स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहे हैं, तो उसको हम कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं मानेंगे. या इसका स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, व्हाट द न्यूज सेज. तो सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं. व्हाट द स्टेटमेंट सेज, द स्टेट इज अंडर ए ड्यूटी टू अफर्मेटिव प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ पर्सन अंडर आर्टिकल 21 whenever there is a threat to personal liberty even by a non-state actor. ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया. और यहाँ पे इस न्यूज में क्या बताएगा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो रीजन टू इंपोज एडिशनल रेस्ट्रिक्शन. मतलब जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, जो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 सब चीज है, बट उसके अलावा और रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई हेट स्पीच ऐसा कुछ करता है या कोई मिनिस्टर सरकार के बिहाफ पे कुछ ऐसा बोलता है, तो उसके खिलाफ, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं रीजन ये हो सकता है, या अगर किसी मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया तो ऐसा भी हो सकता है वो पर्सनल कैपेसिटी में हो. तो हर एक स्टेटमेंट का हम चीफ मिनिस्टर से लिंक करना या सरकार से लिंक करना या प्राइम मिनिस्टर से लिंक करना, वो कहीं ना कहीं गलत है. ऐसा 4 जजेस ने यहाँ पर इस चीज को रिअफर्म किया है. एंड द गवर्नमेंट इज नॉट ओके ऑन द राइट टू फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया. एंड द गवर्नमेंट इज नॉट वाइकेरियसली लाइबल फॉर disparaging remarks made by them. That means अगर मिनिस्टर्स के द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, राइट, व्हेन दैट पर्सन इज होल्डिंग दैट पोजीशन ऑफ मिनिस्टर, तो क्या किया जाएगा, इवन इफ द कमेंट्स आर ट्रेसेबल टू स्टेट अफेयर्स और मीन टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट, तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट को, दैट मीन्स सरकार को वाइकेरियसली लाइबल यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, राइट. एंड इसी के बारे में यहाँ बताया गया. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो बीवी नागारत्ना जी है, जो हमने कल भी देखा था 4:1 का जजमेंट आया था, कल भी उन्होंने जो एक माइनॉरिटी जजमेंट यहाँ पर दिया था, इसमें भी इनका माइनॉरिटी जजमेंट आया. उनका क्या मानना है कि स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन to intervene when acts of private actor may threaten the life or liberty of another individual. That means अगर स्टेट के द्वारा या स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव उनके द्वारा प्राइवेट कैपेसिटी में अगर कुछ दिया जा रहा है स्टेटमेंट, तो उसका जरूर संज्ञान यहाँ पर लिया जाना चाहिए. और अगर वो कुछ पॉलिटिकल कुछ बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर अटैक, मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की यहाँ पर बात आई है. और यहाँ पे ऐसा कुछ स्टेटमेंट अगर दिया जाए, तो उसके लिए क्या कहीं ना कहीं सरकार को गलत ठहराना, उसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी जजमेंट 4:1 का यहाँ पर आया है. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली लीगल अपडेट, इसको आप पढ़ सकते हैं. चलिए सेकंड न्यूज पे आ जाते हैं हम लोग. जस्ट वेट अ मिनट. ओके, सो व्हाट द टाइटल ऑफ द न्यूज सेज, वी डू नॉट बिलीव इन वॉर बट विल फाइट इफ फोर्स टू, सेड बाय राजनाथ सिंह. सो जो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि हम नहीं चाहते कि किसी भी देश के साथ हमारी किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, लड़ाई हो, बट अगर हमें फोर्स किया गया, बार बार हमें कहीं ना कहीं उकसाया गया, तो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट लिंक पाकिस्तान और चाइना की स्थिति, बिकॉज पाकिस्तान के साथ हम कंटिन्यूस देखते हैं जिस तरीके से टेररिस्ट पाकिस्तान से इंडिया यहाँ पर भेजे जाते हैं हमारे देश में,
और जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सब चीज़ों में, इवन रिसेंटली हमने ड्रोन्स के काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे, तो इंसिडेंट्स देखे, तो इसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान को और चाइना के साथ जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिस तरीके से गलवान वैली वाला इंसिडेंट हमने देखा, फिर रीनेमिंग ऑफ नेम्स इन अरुणाचल प्रदेश हमने देखा, और अभी तवांग सेक्टर में जो हमने मिलिट्री इंकर्जन दोनों मिलिट्रीज के बीच में जो आर्मी है उनके बीच में यहाँ पर देखा, इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स, दैट इज PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी। तो राजनाथ सिंह जी यहाँ पे बॉर्डर और BRO जो है, बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसका इनॉग्रेशन कर रहे थे, और उसी समय उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी। उनकी स्पीच के दौरान उन्होंने इसी चीज़ को रिआइटरेट किया कि हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का फाइट हो, बट अगर कोई देश हमें उकसाएगा तो डेफिनेटली हम फिर पीछे नहीं हटेंगे, और फिर हम डिफेंसिव मोड में नहीं, कहीं ना कहीं अटैकिंग मोड में जाके उसके ऊपर अटैक करेंगे। दैट वे, ठीक है। चलिए देन एक छोटी सी न्यूज़, और हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज चेंजिंग एड्रेस ऑन आधार नाउ मेड इजियर। सो आधार कार्ड जो है UIDAI के द्वारा जो संचालित किया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत, तो उसने यहाँ पर एक बड़ा रिमार्क दिया। क्या रिमार्क दिया? अगर आपको एड्रेस चेंज उसमें कराना है तो आपके फैमिली के जो हेड है उनको एक OTP जाएगा, और वो उस पर अगर अपना कंसेंट यहाँ पर दे देंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे आधार में अपडेट हो सकेगा। हमने काफ़ी सारे इंस्टांसेस ऐसे देखे, क्योंकि आधार कार्ड जब से यहाँ पर बना है 12 डिजिट नंबर, तो उसके बाद काफ़ी लोग जिस तरीके से अगर माइग्रेट करते तो उनका जो, जब उन्होंने आधार बनवाया था तब से उनका एड्रेस जो है वो वही आता है। तो इसी वजह से काफ़ी बार उनको जब दूसरी सिटी में वो रीलोकेट होते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उनको कुछ बेसिक एम्यूनिटीज़, गैस कनेक्शन, बाकी सारी चीज़ों में बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर UIDAI ने इस चीज़ को इनिशिएट किया है कि व्हाट वी आर थिंकिंग, कि अगर आपको आपका एड्रेस जो है उसको चेंज कराना है तो आप उसके लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हो, और आपका एड्रेस, अगर वो OTP और वो पूरा जो प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका एड्रेस यहाँ पर चेंज किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप। Okay, so now we come down to directly to the editorial part. So today we'll be discussing 2 editorials and 1 opinion. So what the title of the first editorial says, preventing animal cruelty is a duty of the state. So यहाँ पे बात की गई जल्लीकट्टू के बारे में। जल्लीकट्टू हमें पता है ऑलरेडी, हमने हमारे पुराने सेशंस में भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया था। बेसिकली जल्लीकट्टू होता क्या है कि तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जो हम जिस तरीके से हम मकर संक्रांति मनाते हैं 14 जनवरी को, उसी तरीके से वहाँ पे जो पहली फसल आती है चावल की, उसके बाद क्या किया जाता है कि वो सूर्य देवता को वहाँ पर अर्पण किया जाता है, और उसके बाद जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो मतलब काफ़ी साल पुराना, मतलब हज़ारों साल पुराना जो वहाँ पर ट्रेडिशन वहाँ पर चल रहा है, उसको फॉलो किया जाता है। उस ट्रेडिशन के अंतर्गत होता क्या है कि जो बुल्स होते हैं, बैल जो होते हैं, उनके सींग पे गोल्ड और सिल्वर के कुछ कॉइन्स जो है वो वहाँ पे बांध दिए जाते हैं, और फिर आपने देखा होगा कुछ जो लोग होते हैं उस एरिना में, प्लेग्राउंड में, तो वो क्या करते हैं एज ए डेटीज़, तो वो क्या करते हैं कि मतलब बुल को यहाँ पर पकड़ते हैं, और जो सबसे ज़्यादा देर तक उस पर्टिकुलर जो हॉर्न है उसको होल्ड करता है, तो वो कहीं ना कहीं विनर होता है। तो इसमें यहाँ पर क्या बात है कि इसमें काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं। 2002 में हमने देखा जो पेटा है, पीपल फॉर जो एनिमल क्रूएल्टी का यहाँ पे पूरा ध्यान रखता है, तो उन्होंने यहाँ पर एक पिटीशन फाइल करी थी। फिर 2008 में हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहीं ना कहीं स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी वजह से जो एनिमल्स है उनको हार्म हो रहा है, राइट। बट जो लोकलाइट्स है या तमिलनाडु में जो लोग इसको फॉलो करते हैं, काफ़ी मेजोरिटी ऑफ द चंक उसको फॉलो करते हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि ये तो हमारा एक ट्रेडिशन है, और उससे कहीं ना कहीं जो बैल है, जो बुल्स है, उनको कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनकी ये ट्रेडिशन साल दर साल से यहाँ पर चल रहा है, और उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं अच्छा रहता है, ऐसा उनका मानना था। तो उसके बाद क्या हुआ फिर 2014 में, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, देन स्टेट है, इवन तमिलनाडु एज वेल, तो सबका अपना अपना टेक है, क्योंकि स्टेट में भी उसके बारे में बात इसीलिए बार बार हो रही है, रीजन नहीं कि स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी उस समय 2016 में हमने इलेक्शंस भी देखे थे, उस वजह से भी यहाँ पे सरकार ने डिसीजन लिया था। बट यहाँ पे फिर क्या हुआ कि 2014 में फिर से इससे रिलेटेड यहाँ पर बातचीत हुई, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर क्या किया गया, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। बट यहाँ पे फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनिशिएशन लिया, और फिर खुद ही अपने राज्य में क्या किया गया, इससे रिलेटेड यहाँ पे बिल पास कर दिया गया। अब यहाँ पे ऑदर का ऐसा मानना है कि एनिमल क्रूएल्टी अगर आप इस नाम पे करेंगे कि कहीं ना कहीं आपका एक ट्रेडिशन है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा ऑदर का मानना है। बट यहाँ पे जो पिटिशनर्स है उनका ऐसा मानना है कि ये तो सालों साल से जो ट्रेडिशन चल रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं कि उनको हर्ट किया जा रहा है या उनके साथ कुछ जो एनिमल्स है उनके साथ गलत किया जा रहा है। तो ऑदर का यहाँ पर ऐसा मानना है कि जब हम राइट टू इक्वेलिटी की बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं कि सभी के हितों की रक्षा होनी चाहिए, तो हम ह्यूमन्स की बात करते हैं। बट यहाँ पे
एनिमल क्रूएल्टी या एनिमल्स के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो तो वहाँ पे उसको उसका ध्यान रखा ही नहीं जाता, तो फिर कैसे किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर बताया काफ़ी सही चीज़ें। यहाँ पे ऑथर ने जो पीसी है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, उसकी बात यहाँ पर की है। और जिस तरीके से जो एनिमल राइट्स है उसका यहाँ पर उसके खिलाफ हमने काफ़ी बार देखा कि काफ़ी लोगों ने, क्योंकि ऐसा यहाँ पे ऑथर ने स्टार्टिंग में बता दिया कि एक जो केस यहाँ पे 2014 में जो मैंने आपको बताया कि दैट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज जो था, उसने 2 जज की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जल्लीकट्टू जो है इलेजिटिमेट है। बट अभी यहाँ पर फाइनल डिसीजन फिर नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर फिर से इसके बारे में पिटीशन फाइल करी, और इसीलिए ऑथर ने इसी से स्टार्ट किया दैट सून ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल डिलीवर इट्स वर्डिक्ट ऑन तमिलनाडु's लॉ परमिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू। तो यहाँ पे पिटिशनर्स का ऐसा मानना है कि ये तो एक काफ़ी लंबे सालों से चल रहा एक ट्रेडिशन है, और जो एडवोकेट्स हैं यहाँ पर एनिमल वेलफेयर के, पेटा और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, और उनका ऐसा मानना है कि उससे कहीं ना कहीं एनिमल्स को हार्म हो रहा है। और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट की भी यहाँ पर बात की, और इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, वो खुद अपने राज्य में इससे रिलेटेड एक बिल लेके आ गए। और जो लोग हैं एडवोकेट्स हैं, उनको मतलब एडवोकेट्स ऑफ एनिमल वेलफेयर, उनका ऐसा मानना है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट के अंतर्गत भी इतने हार्श डिसीजंस यहाँ पर नहीं है। तो आप ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरीके का डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स को हार्म होता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा ऑथर का मानना है। अब ऑथर जो यहाँ पे भी समस्या, जो पिटिशनर्स जिन लोगों ने फाइल करी है उनका क्या मानना है। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट द पिटिशनर्स आर सेइंग इज दैट the petitioners recognize that both the union and state legislatures have equal power to make laws and prevention of animal cruelty relatable as it is entry 17 of the concurrent list. That means उनका साफ यहाँ पे कहना है कि ये तो concurrent list का सब्जेक्ट है, राइट। तो ये पहली यहाँ पर बात थी। अब सेकंड चीज जो है यहाँ पे जो पिटिशनर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर कही जा रही है कि दैट द सुप्रीम कोर्ट अराइव्ड एट क्लियर फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट एंड लॉ इन 2014 की सभी चीज़ों को संज्ञान में लेने के बाद ही यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट, जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा इन द ईयर 2014। सो यहाँ पे जो ए नागराज वाला जो केस था हमने इनिशियली देखा, उसको यहाँ पर जो है लोगों ने यहाँ पर साइट किया है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ऑथर का ऐसा मानना है कि हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसमें इनिशिएट करेगा, हस्तक्षेप करेगा और फाइनल डिसीजन आएगा कि जल्लीकट्टू को यहाँ पर बैन कर देना चाहिए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जस्टिस होगा। बिकॉज जो एनिमल्स के साथ क्रूएल्टी यहाँ पर इतने समय से हो रही है और जिस तरीके से एनिमल को हार्म किया जा रहा है इन द वेक ऑफ दिस की ये एक ट्रेडिशन है जो काफ़ी सालों से यहाँ पर चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा उधर का यहाँ पर मानना है। चलिए अब हम आ जाते हैं सेकेंड एडिटोरियल पे। So that is basically about defense sector. So what the title of the editorial says, it is crucial for India to embrace multi-domain operation. So यहाँ पे ये भी समझेंगे what is this basically MDO, that is multi-domain operations होता क्या है। So यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि हम पिछले कुछ समय से यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हैं कि चाइना का जिस तरीके से हमारे देश में इंकर्जन बढ़ रहा है और जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है और चाइना जो डिस्प्यूट्स है वो बढ़ाता जा रहा है, राइट। और जिस तरीके से हालांकि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो जिस तरीके से रिटेलिएट करी और जिस तरीके से अभी हमने रिसेंट इंसिडेंट भी देखा, बट यहाँ पे ऑथर का ऐसा मानना है, ऑथर ने एक सजेशन दिया है कि हमें MDO अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, दैट इज मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। ऑथर ने बताया कि यूएस काफ़ी समय से इस पे काम कर रहा है और चाइना भी इस पे काफ़ी समय से काम कर रहा है। सो बेसिकली होता क्या है कि आपकी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये सब काम कर रहे हैं, आपका साइबर स्पेस और जो स्पेस सेक्टर में आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, राइट। जैसे आर्मी के ऊपर वहाँ पे अगर चाइनीज ट्रूप्स के तरह थोड़ा सा अटैक किया जाता है तो इंडियन आर्मी रिटेलिएट करती है, राइट। इन द सेम वे नेवी, एयरफोर्स सब हमारे सक्षम है। बट यहाँ पे ऑथर का ऐसा मानना है कि हमें इन सब चीज़ों को इस तरीके से इंटीग्रेट करना है सो दैट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम सिंगल मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ को लेकर, जैसे हमने स्पेस सेक्टर के थ्रू या जिस तरीके से हमारे पास डेटा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो उसी के तहत हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कर सके, अलग अलग तरीके से वहाँ पे अटैक कर सके, सो दैट, क्योंकि ऐसा ही एग्जांपल यहाँ पे ऑथर ने ये दिया है कि जिस तरीके से यूएस यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। अब आप सोचिए कि लगभग 10 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को, और अभी तक यूक्रेन यहाँ पे रिटेलिएट कर पा रहा है। उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट सिग्नल यहाँ पर इससे यही पता चलता है कि काफ़ी सारी कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रही है।
स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज तो है ही है, बट यूएस जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो ऑथर ने ये भी बताया कि यूएस भी कहीं ना कहीं जो है यूक्रेन को एमडीओ दैट इज मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंतर्गत, क्योंकि दे आर एबल टू डिटेक्ट कि रशिया के द्वारा कौन सी मिसाइल यहाँ पर अटैक की जा रही है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, क्या मेजर्स हमें लेने, तो उन सब चीज़ों पर अगर हमारी सरकार में, इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर काम करेगी तो और बेटर होगा। हालांकि ऑथर ने ये भी बताया कि हम अलग अलग सेक्टर में बात की जाए तो हम कुशल है, मतलब हमारे पास सब रिसोर्सेज है, हम अच्छे से हर चीज़ को डील कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऑथर ने ये भी बताया कि उन सब चीज़ों को सिंक में लाना, एक साथ करना, इंटीग्रेट करना, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। बिकॉज ऑथर ने ये बताया कि जो हमारे पड़ोसी देश है, दे आर लाइक चाइना एंड इवन यूएस एज वेल, उनकी बात करें तो काफ़ी समय से इस पे काम कर रहे हैं, और यूएस ने तो एमडीओ पे एक स्ट्रेटेजी बना रखी है, एमडीओ 2028। तो इसी वजह से हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि हम आने वाले समय में किस तरीके से इन ये जो इशूज़ है इनको टेकल करें, और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इन सबको इंटीग्रेट करते हुए इस पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक रॉबस्ट मैकेनिज्म बनाए, सो दैट आने वाले समय में अगर ऐसा कोई थ्रेट हमारे ऊपर आता है तो हम उसको कोप अप कर सके। और यहाँ पे एक 4 प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर ऑथर ने बताई है कि उनके अकॉर्डिंग, हालांकि काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी, इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि ऑथर ने क्या बोला है। कि ऑथर का ऐसा मानना है कि फर्स्ट, वन सेकंड, आई एम जस्ट जूमिंग इट आउट सो दैट इट वुड बी इजी फॉर अस, ठीक है। ओके, सो व्हाट द ऑथर हैज सेड, दैट इज इन द short term, traditional physical domains must be stabilized with critical deficiencies of the services being plugged. ये यहाँ पर बात की। सेकंड, और C3 नेटवर्क, C3 नेटवर्क्स के बारे में भी यहाँ पर बताया, दैट इज कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। नेटवर्क्स नीड टू बी हार्डन्ड एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। Then third, for the long term, a pilot project must be started now so that the true challenge of creating an MDO, मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये कि MDO जो है मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उस पे ऑथर ने एम्फेसाइज किया और उसके लिए एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाने का कहीं ना कहीं एक बात रखी कि अगर हम उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग रन, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पर टू गेट द फंडामेंटल्स ऑफ एमडीओ राइट, इट इज वाइटल टू ट्रेन एंड एजुकेट पर्सनल स्टार्टिंग नाउ। दैट मीन्स कि अगर कोई आप नई चीज़ लाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो पर्सनल्स है, जो लोग हैं उससे इन्वॉल्व, उनको तो वहाँ पे एजुकेट करना जरूरी है, ट्रेनिंग देना जरूरी है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे ऑथर ने बात की है। ओके, सो देन वी कम डाउन टू द फर्स्ट ओपिनियन। ओके, सो व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन इज overly differential. While upholding demonetization, Supreme Court failed to hold government accountable. So यहाँ पे ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है कि जो डिसीजन कल हमने देखा था, जिस तरीके से हमारे कल के एनालिसिस में डिस्कस भी किया था, कि जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन को जो मेजोरिटी जजमेंट है उन्होंने सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मंशा को, इंटेंशन को सही यहाँ पर करार किया। सो ऑथर ने बताया कि होना क्या चाहिए था कि आरबीआई एक प्रपोजल लेके जाता सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हमें जो फेक करेंसी है और जो ब्लैक मनी है, जो होर्डिंग, मतलब काफ़ी सारी जो गलत माल प्रैक्टिसेस है, उनको रोकने के लिए आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था और ये प्रोसेस होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर उल्टी गंगा बही। दैट मीन्स जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर डिसीजन लिया और वो बाद में आरबीआई को यहाँ पर बताया। और हालांकि ऐसा नहीं कि 8 नवंबर को ही आरबीआई को पता चला, काफ़ी समय से, लगभग 6-7 महीने पहले से इसकी प्लानिंग हो चुकी थी और आरबीआई को यहाँ पर सरकार ने बताया और उसके बाद ये डिसीजन हुआ। तो ऑथर के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे होना ये चाहिए था कि प्रोसेस, जो ड्यू डिलिजेंस होता है जिस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हुआ, हालांकि उल्टा प्रोसेस हुआ। बट अल्टीमेटली ऑथर ने हालांकि इस चीज़ को नहीं बोला, बट जिस तरीके से जजमेंट आया उसने क्लियरली इस चीज़ को डिफाइन किया कि जो किया गया वो बेटरमेंट के लिए किया गया, बिकॉज जिस तरीके से फेक करेंसीज और जो बड़ी करेंसी के नोट्स थे वो अल्टीमेटली यहाँ पर बंद कर दिए गए। 500 और 1000 के जो नोट्स थे 8 नवंबर को। सो ऑथर ने यहाँ पर जो जस्टिस बीवी नागरत्ना जी है उनका जो स्टेटमेंट है उसको कहीं ना कहीं बताया कि उनके द्वारा माइनॉरिटी जजमेंट दिया गया और उनके द्वारा जिस तरीके से सरकार को क्वेश्चन किया गया वो अपने आप में सही है। और ऑथर ने इस पर्टिकुलर ओपिनियन के थ्रू डीमोनेटाइजेशन को का जो अभी वर्डिक्ट आया उसको कहीं ना कहीं गलत ठहराया है। उनका ऐसा मानना है कि ये सही नहीं था और बीवी नागरत्ना जी ने जो स्टैंड लिया था कि जो प्रोसेस है वो गलत था और यहाँ पे सरकार को सही तरीके से सभी लोगों को साथ में लेके इस पर काम करना चाहिए था। तो इस वजह इस चीज को यहाँ पर ऑथर ने रिआइटरेट यहाँ पर इस पर्टिकुलर ओपिनियन में किया है। सो देन वी कम डाउन टू द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पार्ट।
Okay, so the first action context, the first title of the first explained is on the legality of Israel's occupation. So जैसे अभी हमने देखा कि इजराइल में नई सरकार आई, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनकी जो सरकार है हमने देखा है हर बार, क्योंकि जो इजराइल की जो कह सकते हैं पार्लियामेंट है, नेसेट जो है वो बहुत छोटी है, तो काफ़ी सारी जो स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज है उनका भी बहुत प्रोमिनेंट रोल हो जाता है। तो अभी जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू फिर से प्राइम मिनिस्टर बन के आए, तो उनके साथ में लगभग उनकी पार्टी के अलावा 5 और फार एक्सट्रीम राइटिस्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी है। इन पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ पार्टीज तो ऐसी है जिनका ऐसा मानना है कि जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, और फार एक्सट्रीमिज्म की बात यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ कि ऑन 30 दिसंबर यहाँ पे एक रेजोल्यूशन लाया गया बाय यूएनजीए, और वो आईसीजे के समक्ष यहाँ पे रखा गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसमें क्या बात की गई कि जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन है, देखिए, टू passing a resolution that asks the body's highest court, that is ICJ, to render its opinion on the legal consequence of prolonged occupation of Palestine land. That means जिस तरीके से इजराइल ने पैलेस्टाइन लैंड पे कब्जा कर रखा है उसके बारे में बात की। अब यहाँ पे 87 मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया है, और काफ़ी सारे देशों ने इसको अपोज किया, इजराइल, यूएसए, इन देशों ने, और इंडिया, और लगभग यहाँ पे इंक्लूडिंग इंडिया 53 कंट्रीज आ गए जिन्होंने वोटिंग से एब्सटेन किया। तो यहाँ पे बेसिकली आने वाले समय में और क्लैरिटी हमें आएगी, बट जिस तरीके से यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू फिर से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, 6th टर्म उनका यहाँ पर ये है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ है, जिसके साथ वो सरकार में आए, तो इसके बाद जो इश्यूज है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ने वाले, और इजराइल ने साफ ही अपना यहाँ पे स्टैंड क्लियर कर दिया। जिस तरीके से यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा था बेंजामिन नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया था अगेंस्ट द पैलेस्टाइन। तो इन कमिंग टाइम्स विल सी कि क्या होता है, बट ये जो अपडेट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिया ने यहाँ पे जो है वोटिंग से एब्सटेन किया। Now we come down to the second explained, that is how is India moving to regulate online gaming. So इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। So यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, MEIT, तो उसने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, तो उसने किस चीज़ को इनिशिएट किया कि जो ऑनलाइन गेमिंग है या जिस तरीके से ये सेक्टर बढ़ रहा है तो इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशंस, काफ़ी सारे गेम्स इस तरीके से जो कहीं ना कहीं आपको गैम्बलिंग में इन्वॉल्व करते हैं। गैम्बलिंग में हालांकि वो बोलते हैं कि इट इज़ बेसिकली लक बाय चांस, कि अगर आप जीत जाते हैं आपको इतना पैसा मिलेगा, और उस तरीके से तो इसको रेगुलेट करना दैट इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे काफ़ी यूथ जो ऑनलाइन गेमिंग में इन चीज़ों में इन्वॉल्व है वो दे विल एंड अप लूजिंग, और वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज यहाँ पे कहीं ना कहीं जाएगा, और दैट इज नॉट गोइंग टू बी राइट। तो सरकार ने टाइमली यहाँ पर एक्शन लिया है, और जो मिनिस्टर स्टेट है MEITY के, दैट इज श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने वो दैट ही इज़ वर्किंग बेसिकली ऑन इट, एंड ही सेड कि वी आर वर्किंग ऑन इट, कि किस तरीके से सभी जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, और उनको अगर इस तरीके कुछ चीज़ लेके आनी है, इनिशिएट करनी, तो उसको सबसे पहले सरकार की अप्रूवल लेनी होगी, और एक प्रॉपर प्रोसीजर रहेगा। आप उस प्रोसीजर को जब फॉलो करेंगे तभी आप कहीं ना कहीं इंडिया के जो अलग अलग पोर्टल्स है, वेबसाइट्स है, उस पर कहीं ना कहीं आपके ऑनलाइन गेम जो है, एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर, उस पर रख पाएंगे। तो पहली चीज़ ये कि उनको जो IT रूल्स है, जो हमारे 2021 डिजिटल मीडिया एंड एथिक्स कोड रूल्स, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस, उनको यहाँ पर फॉलो करना है, और उसी के अंतर्गत यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर वो उसको नहीं फॉलो करेंगे, बिकॉज पहले भी हम देखते थे काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनको कर्व करने के लिए हमारे पास में कोई साधन नहीं थे। अब यहाँ पे क्या किया गया, जिस तरीके से नॉट ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कर्व करने के लिए कि उनके द्वारा अगर कुछ एक्शन लिया गया है तो उनको टाइमली यहाँ पर उसको इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इन द सेम वे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिसकी एडवर्टीजमेंट्स हम काफ़ी सारे देख रहे हैं, उसके ऊपर भी उस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर सरकार ने डिसीजन लिया कि अब जितने भी ये पोर्टल्स है, प्लेटफॉर्म्स है, उनको अल्टीमेटली क्या करना होगा, यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री के अंडर में रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद में जब पूरी रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ों का यहाँ पर फॉर्मुलेशन हो जाएगा, उसके बाद ही आप इसके तहत आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सप्लेन में एक कंसर्न भी बताया गया। व्हाट आर सम ऑफ द कंसर्न्स, उसको समझते हैं कि द रूल्स विल बकेट ऑल गेमिंग इंटरमीडियरीज इनटू ए ब्रॉड कैटेगरी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और रिस्क, राइट, कि सभी इसी के अंडर में, जैसे हमने IT रूल्स के तहत सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को अलग कर दिया था। सिग्निफिकेंट में क्या होता था, अगर आपके 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं तो वो अलग कैटेगरी में, और यहाँ पे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, दैट मीन्स अगर कुछ छोटे ऐप्स नए आते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, तो दे कैन नॉट कम्पीट विद दीज बिग जायंट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, राइट। तो ये कंसर्न यहाँ पे रेज किया। दे ऑल रिक्वायर सिमिलर कंप्लायंस इंक्लूडिंग द नीड टू हैव ए इंडिया बेस्ड ऑफिसर्स, दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर ग्लोबल प्लेयर्स टू स्टार्ट देयर सर्विस इन इंडिया, ये यहाँ पर कहा गया। तो
कहने का मतलब ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए ईजी है कि एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप करना और पूरी चीज़ों को फंक्शन करना, इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना। बट इज इट गोइंग टू बी ईजी फॉर ए स्मॉल प्लेयर? सपोज देयर इज अ कंपनी, चाइनीज बेस्ड कंपनी और देयर इज अ यूएस बेस्ड कंपनी, जर्मनी बेस्ड कंपनी जो इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग के लिए कुछ लाना चाहती है, बट उनके ऊपर ड्यू डिलीजेंस ही अगर आप इतना कर देंगे तो क्या वो यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे क्या? और आने वाले समय जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट इतना बढ़ रहा है तो हमारे लिए बहुत इन टाइम्स टू कम विल सी कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, किस तरीके से और इंडियन गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट या आईटी सेक्टर किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज पॉलिटिकल, बेसिकली अबाउट भारत जोड़ो यात्रा। सर्टेन न्यूज, देयर आर सम सर्टेन लीगल अपडेट्स एज वेल, यू कैन रीड देम आउट। ओके, दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ सकते हैं, इसको डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ा सा। सो व्हाट द टाइटल ऑफ द न्यूज सेज, होम मिनिस्ट्री ऑर्डर ऑन लद्दाख कमिटी इज वेग से मेंबर्स। सो यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था कि एक लद्दाख, क्योंकि पहले क्या होता था, दैट मीन्स अगस्त 5, 2019 के पहले, कि लद्दाख भी स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर के साथ, राइट। बट जैसे यहाँ पे आर्टिकल 370-35 का एब्रोगेशन हुआ तो लद्दाख अब क्या हो गया, एक यूनियन टेरिटरी हो गया विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली, अनलाइक जम्मू कश्मीर विच इज ए लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे लद्दाख की अगर बात करते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, लेह एंड करगिल। सो यहाँ पे एक कमेटी बनाएगी, इसको हेड यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री नित्यानंद राय जी कर रहे थे, और उसमें लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इन्वॉल्व है और बाकी सारे 15 लोग और थे। ऐसे करके 17 मेंबर एक कमेटी बनाएगी। इस कमेटी में बेसिकली होगा क्या कि जो वहाँ के लोकलाइट्स है, एथनिक पॉपुलेशन है लद्दाख की, उनके जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए, उनके जो हित है उसको ध्यान में रखते हुए ये कमेटी बनाएगी। बट अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस कमेटी के ही कुछ लोगों ने इस चीज़ को अपोज किया कि कमेटी जो बनाएगी दैट इज़ वेग, ये गलत है और इसका जो पर्पज़ है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। और इस कमेटी ने यहाँ पर क्या बात की है कि लद्दाख शुड बी एडेड, और लद्दाख को जो स्टेटस है वो कौन सा स्टेटस दिया जाना चाहिए, दैट इज 6th शेड्यूल। कि ठीक है, आप लद्दाख को इसमें नहीं ले रहे कि आप यहां पे चुनाव नहीं कराएंगे, बट आप इसको 6th शेड्यूल में लीजिए। और 6th शेड्यूल किसके अंडर में आता है, आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे बात आती है आर्टिकल 244 होता क्या है। आर्टिकल 244 बेसिकली क्या होता है, जो एडीसीज होती है, एडीसीज का मतलब होता है जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती है, उनको एम्पावर करता है। जैसे आप देखिए, सबसे पहले समझते हैं ट्राइबल पीपल, और ये जो एडीसीज है या जो आर्टिकल 244 है और 6 शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूँ, ये केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही एप्लीकेबल होता है, राइट। बट उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में बिल लाके, और वो सब प्रोसेस है। बट अभी तक जो है ये 6 शेड्यूल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आसाम में, मेघालय में, मणिपुर में और त्रिपुरा में एप्लीकेबल है, राइट। तो उसके तहत क्या होता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, या तो हम ट्राइबल पीपल को क्या करें, जो वहाँ पे है, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उनके हिसाब से रहने दें, ताकि उनका जो जिस तरीके से वो पले बढ़े, जिस तरीके से वो हमेशा से ट्रेडिशंस में रहें, तो वो कंटिन्यू रहे। दूसरा तरीका ये, उनको मेन स्ट्रीम में लाके और जिस तरीके से हम और आप रह रहे हैं वैसे उनको रखा जाए। तो वो कहीं ना कहीं गलत। तो सरकार ने उस समय ये सोचा था कि हम क्या करेंगे, जिस तरीके से उनके द्वारा काम किया जा रहा है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं वैसा चलने दिया जाए। तो यहाँ पे उनको इंक्लूड नहीं किया गया और उनको पावर्स दी गई। और पावर्स किसके थ्रू, अंडर 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 एडीसी सेटअप की गई, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसके तहत जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, नियरली 30 रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहते हैं, उसके अंतर्गत ये एडीसीज बनाई जाती है। और जितने भी हित होते हैं, जितने भी छोटे छोटे मतलब कहीं ना आप कह सकते हैं केसेज होते हैं, कोर्ट केसेज, पेंडेंसी, उन सबको ना इसके, हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोर्ट्स नहीं होते, कोर्ट्स होते हैं, बट बहुत सारे केसेज जो है एडीसीज के थ्रू, और बहुत सारे जो लैंड प्रोटेक्शन राइट्स और काफ़ी सारी चीज़ें इसके थ्रू ही सॉल्व हो जाती है। तो स्पेशल पावर्स दिया जाता है। तो लद्दाख का भी ऐसा ही मानना है कि हमें भी, क्योंकि आपने अब हमें स्टेट का दर्जा नहीं दिया, आपने हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया, और वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमको भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, और हमारे यहाँ पे भी जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एडीसी सेटअप हो, सो दैट लद्दाख के, क्योंकि लद्दाख में भी काफ़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए क्या किया जा सके, और बेटरमेंट के लिए यहाँ पे लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जा सके। तो इसकी 1 साल पहले भी हमने देखा था कि बीजेपी के जो लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने इसकी संसद में मांग रखी थी लोकसभा में कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। लगभग साल भर पहले भी हमने देखा था। और अभी यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि एक कमेटी यहाँ पर सेटअप की गई, और उस कमेटी के मेंबर्स ने इसको अपोज यहाँ पर कर दिया। सो इन टाइम्स टू कम क्या ये पॉसिबल है कि 6 शेड्यूल कोई स्टेटस लद्दाख को दिया जा सके? बिल्कुल दिया जा सके, बट दिया जा सकता है। बट
क्या ऐसा है कि अभी तक जहाँ जहाँ पे 6 शेड्यूल है वो सक्सेसफुल रहा है, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है, बट कुछ जगह हमने देखा कि देयर आर सर्टेन इश्यूज विच वी हैड फेस, कि जो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम देखते हैं काफ़ी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनके बीच में इश्यूज दोनों के बीच में यहाँ पर रहते ही हैं, सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज या NSCN इन्फेक्शन जो नागालैंड में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो बेसिकली दिस इज अबाउट द 6th शेड्यूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज बेसिकली स्टेटमेंट, बट यहाँ पे हमें ये जो अग्निपथ स्कीम है इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि अग्निपथ स्कीम इज अ गेम चेंजर फॉर आर्मी, सेट बाय राजनाथ सिंह जी। सो राजनाथ सिंह जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि अग्निपथ स्कीम जो है दैट इज अ गेम चेंजर। अग्निपथ स्कीम फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 17.5 ईयर्स ऑफ एज से 21 ईयर्स ऑफ एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसका 4 साल के लिए उनको आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा। तो वो पूरा प्रोसेस है, एज ए टॉपिक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को रिआइटरेट किया कि ये जो है अग्निपथ स्कीम दैट इज गोइंग टू बी रिवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अनदर न्यूज़, यहाँ पे हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि जो हमारे एस जयशंकर जी है, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो काफ़ी बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी बात रखते हैं। तो अभी यहाँ पर जब वो ऑस्ट्रिया की 2 दिन के विजिट पे थे, तब एक हमने डिबेट भी बातचीत देखी, जब न्यूज़ एंकर उनसे पूछ रहे थे कि इंडिया क्या स्टांस है पाकिस्तान, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया, बट पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और यहाँ पे टेररिज्म की बात की, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म यहाँ पर फैलाया जाता है, उन सबको रिआइटरेट किया। बट यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स आपको पता होना चाहिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में देयर 5 परमानेंट मेंबर्स, तो उसमें इंडिया काफ़ी समय से इस पे काम कर रहा है कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबर यहाँ पर बनाया जाए। सो यहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने फिर से रिआइटरेट किया कि जो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर्स है वो नहीं चाहते, और वो जो चीज़ें हैं वो कुछ जो चेंजेस यहाँ पर आना चाहते हैं, या किस तरीके से जो रिफॉर्म्स है वो उसमें कोशिश की जाए, बट नहीं चाहते ये परमानेंट मेंबर्स के इस तरीके के रिफॉर्म्स है। तो दे आर ऑफ द ओपिनियन कि ऐसे चल रहा है, ऐसे चलने दो, और हम जो स्पेशल प्रिविलेजेस P5 नेशन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, वो ऐसा चलता रहे। तो ऐसा यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जी का स्टेटमेंट यहाँ पर आया है। देन ऑन द वर्ल्ड सेक्शन, चाइना वॉन्ट्स ऑफ मेजर्स अगेंस्ट अनएक्सेप्टेबल ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन। तो चाइना में जिस तरीके केसेस हम देख रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे देश में भी XBB 1.5 वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं, अभी तक 5 केसेस आ चुके हैं, जहाँ पे गुजरात में हमने केसेस देखे, 3 केस आए, देन महाराष्ट्र में इज 1 केस, एंड इन राजस्थान एज वेल। सो देयर 5 केसेस। XBB 1.5 काफ़ी डेडली है एज ए वेरिएंट। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे यहाँ पे अब हम डेटा रिलीज नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों को के बारे में यहाँ पर बताया। तो अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे इस चीज़ को टेकल करें। तो इंडिया अलॉन्ग विद सेवरल अदर कंट्रीज, उन्होंने काफ़ी सारे एक्शंस लिए। क्या किया गया कि कुछ स्टेट्स के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाए, और ट्रैवल बैन, कुछ लोग अगर चाइना से आ रहे हैं तो उनका प्रॉपर यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग यहाँ पर किया जाएगा, और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट यहाँ पर चाहिए। तो चाइना ने इस चीज़ के अगेंस्ट में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि इस तरीके के काम अगर कुछ देशों के द्वारा किए जाएंगे कि ट्रैवल बैन लगाए जाएंगे, स्पेशली इफ पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना, या उस तरीके का यहाँ पर भेदभाव किया जाएगा, देन वी आर गोइंग टू रिटेलिएट। और ये सही चीज़ नहीं है। ये जो चाइना के हेल्थ मिनिस्ट्री के, फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर आया है। तो ऑन वन साइड चाइना इज नॉट रिवीलिंग द डेटा फैक्ट्स कि कितने केसेज आ रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड इफ देयर आर सर्टेन कंट्रीज हु आर इम्पोजिंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन देयर कंट्री एंड टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स, तो उनको भी चाइना यहाँ पर कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये गलत है, और आप इस तरीके के डिसीजन लेंगे तो रेसिप्रोकेटिव कहीं ना कहीं एक्शन होगा, रेसिप्रोकल एक्शन होगा कि हम भी इसी तरीके के मेजर्स यहाँ पर उन देशों के खिलाफ लेंगे। Okay, so this was about the world section. So I find only one news which is important in our world section. So herein I conclude with today's session. So that's all from my side. Thanks for watching.